नमस्ते दोस्तों, स्वागत है लेट्स लर्न विद मोनिका चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारी मल्हार पुस्तक के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है गोल। पिछले क्लास में हमने गोल चैप्टर को अच्छे से रीडिंग किया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इस पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सही उत्तर बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। ये गोल चैप्टर है, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, यहाँ से है स्टार्ट करना। पार्ट से मेरी समस्या का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, इस उसके सामने तारा बनाना है। बनाइए। अब देखिए नंबर 1 में है दोस्त दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मेजर ध्यानचंद जी बोलते हैं दोस्त को जिसने मारा था, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद जी की इस बात से उसके बारे में क्या पता चलता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चूज कीजिए और उसको स्टार बनाइए। वह अत्यंत क्रोधी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेजर ध्यानचंद जी बहुत ही कूल थे, बिल्कुल क्रोधी नहीं थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। वे हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? नहीं, वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, वो जानते थे कि खेल को हम अच्छे से खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, है ना। बिल्कुल, खेल में ऐसा नहीं कि मारना ही एक ये है। खेल को अगर हम अच्छे तरीके से खेलेंगे, सही लक्ष्य के साथ खेलेंगे, तो हमारा खेल बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? क्यों कहना शुरू किया? पूरा ऑप्शन पहले देखते हैं। उनके हॉकी खेलने का विशेष कौशल के कारण। ये भी सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। पूरा ऑप्शन पहले पढ़ना सीखिएगा। ठीक है, पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होगा उसको देना होगा। उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। देखिए, खेल भावना तो उनमें था ही, और हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव भी था। अनोखी विशेषता तो नहीं, उनकी हॉकी खेल के विशेष कौशल। देखिए, ये सबसे सटीक और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, उनके हॉकी खेलने का विशेष कौशल, वो इतने प्रैक्टिस करते थे कि उनको हॉकी खेलने का बहुत ही कौशल, अच्छा कौशल उनमें आ गया था। मतलब हर तरीके के हॉकी में किस तरह से खेला जाता है, उन्हें हर तरीके का उनके अंदर गुण था। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप डिस्कशन में कीजिएगा। ये उत्तर आप खुद देखिएगा कि उन्होंने ऐसा मतलब ये उत्तर क्या क्यों है। ठीक है, ये आपके छोड़ते हैं, ये आपका होमवर्क है। आप अच्छा से इसको डिस्कस करके लिखिएगा। आगे चलते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ये आपको एक चैप्टर में से ही सारा ये दिया गया है, तो इसको आपको मिलान करना है, कौन सा सही है, कौन किसका सही मिलान है। ठीक है, जैसे इसमें शब्द दिया हुआ है लांस नायक, तो इसमें से चुनना है कि लांस नायक कौन थे, तो आप पढ़े थे। भारतीय सेना का एक पद रैंक है। ठीक है, इसका मिलान इस तरह से कीजिएगा। वर्णिन ओलंपिक क्या है, तो वर्णिन ओलंपिक इसमें से चूज कीजिएगा क्या है। तो हम जानते हैं वर्ष 1936 में जर्मनी के वर्णिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल या प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो इसका सही मिलान होगा 4, 2 का 4। पंजाब रेजिमेंट क्या है? पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल है, तो 3 का 5 हो जाएगा। 4, सेंसपर्स एंड माइनर्स टीम क्या है?
अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल हुआ करता था। सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का एक दूसरा सबसे बड़ा पद, इसका अर्थ ये है। छावनी, सैनिक के रहने का क्षेत्र होता है छावनी, जहां सैनिक रहते हैं उसको, इसको आपको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 5 होगा, 4 का 6 होगा, 5 का 1 होगा और 6 का 3। ये इसका सही मिलान है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। ऊपर पाठ है, इसमें से पंक्ति चूज करके नीचे लिखे गया है। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नीचे पंक्ति है, हम लोग पढ़ते हैं और इसका उत्तर अपना हिंदी नोटबुक में लिखना है आपको। का बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ऊपर हम लोग पढ़े थे ना रीडिंग में, उसमें ये लाइन था। उसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंत मनर में गिलानी का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है, या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सनपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ खेल रहे थे, तो उनसे मुकाबला न कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर स्टिक दे मारा। हॉकी का स्टिक था, उससे मार दिया था सर पे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए, तो वह मन ही मन डरने लगा था। और जो खिलाड़ी था अपोजिट टीम वाला, वो उनके सर पे स्टिक से, हॉकी स्टिक से मारकर सर फोड़ दिया था। तो मेजर ध्यानचंद जी फिर वापस पट्टी उट्टी करवा करके जब वो खेलने आते हैं, तो उसको तो लगा कि मैं तो मारा था मकसद से कि वो खेल से आउट हो जाएगा, बट वो फिर से आ गया, तो कहीं मेरे को भी नहीं फिर से सर पे मार देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इसका किस तरह से आप लिखिएगा? तो उत्तर है इस तरह से। इन पंक्तियों में ध्यानचंद के वास्तविक की यह भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न देकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा पूरा टीम इसमें अच्छे से भाग लेकर खेले। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे, ताकि वह भी गोल कर सके। उनमें इतनी क्षमता था कि वो हर गोल को कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो सभी खिलाड़ी को समान तरह से मौका देते थे। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। वो अपने लिए नहीं खेलते थे, वो पूरे देश के लिए खेलते थे। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ऊपर जो दिया गया है उसे अच्छे से पढ़िए और अपने हिंदी नोट्सबुक में इसके उत्तर लिखिए। का ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? अभी तो पढ़े ना, तो उसको उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखे थे। कोई भी काम जब इंसान शुरू करता है तो वो नया नया होता है। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। जब वो धीरे धीरे खेलने लगे तो उसे अच्छे से उसमें वो समझते गए और खेलते गए और उन्हें फिर तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहते रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कैप्टन बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि वो हॉकी के जादूगर कहलाने लगे, क्योंकि वो सभी को समान मौका देते थे। हम लोग ऊपर पढ़े भी अभी। तो इसी तरह से किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? अभी तो जस्ट हम लोग पढ़े थे ना। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे।
वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इन बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की हो, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस बात को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक अपनी यानी पाठ से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेषताएं, विशेष बातें आपको दिखाई गई है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। में अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषता को सूची बनाइए। मतलब कि इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और फिर उसमें क्या क्या मेन विशेषता लिखा हुआ है उसको आप देखिए। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप अच्छे से करिएगा। हाँ, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। आप इसमें क्या कीजिएगा, 2 बच्चा या फिर 4 बच्चे का या फिर 5 का एक तो समूह बनाइएगा। ठीक है, समूह बना करके क्लास में, कक्षा में सबके सामने समूह चर्चा करना है। कक्षा में समूह चर्चा करना है, चर्चा कीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क है, अच्छे से कर सकते हैं आप होमवर्क के रूप में। आगे क्या कहता है, शब्दों के जोड़े या विभिन्न प्रकार के। का में क्या कहता है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस भाग में जैसे जैसे, वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं। इसमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस तरह से आप बोलिएगा योजक चिन्ह के बारे में। योजक यानी जोड़ने वाला, योजक शब्द मतलब जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 युग्म बनाना है। आप 5 शब्द बनाइएगा। अब देखिए हम बनाते हैं। नंबर 1, बार बार। नंबर 2, धीरे धीरे। नंबर 3, कभी कभी। कभी कभी। नंबर 4, छोटे छोटे। नंबर 5, चलते चलते। ये आपका एक ही प्रकार का है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, आगे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। इस भाग में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। देखिए ये अलग है, धक्का अलग है, मुक्की अलग है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिसमें दोनों शब्द अलग अलग है। अब अलग अलग वाला लिखेंगे, तो यहां से लिखते हैं इसका उत्तर 1, रख रखाव। दूसरा, चाल चलन। तीसरा, खान पान। चौथा, साज सज्जा। पांचवा, रोटी बेटी। इस सब का अर्थ अलग अलग है। हाँ, मतलब देखिएगा। ये इसका खा का आंसर है इधर, इतना। आगे चलते हैं। गा, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए
हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। देखिए इसमें अच्छा या बुरा या लगा हुआ है, बस इसमें क्या कर देना है, योजक चिन्ह को ऐड कर देना है। बस यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि योजक चिन्ह को ऐड कर दीजिएगा, ऐसे माइनस, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, योजक चिन्ह ऐड कर देना है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, अमृत देश। पाठ से आगे पाठ में हम लोग चलते हैं। उसमें आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते? तो बदला इस प्रकार लेते, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपनी प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता। यह सोचकर वह चुप रह जाता। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? आप इसका उत्तर खुद होमवर्क के रूप में कीजिएगा। खुद से आपको जो भी प्लेयर आपको ज्यादा बेस्ट अच्छे लगते हैं उनके बारे में लिखना है और क्यों अच्छे लगते हैं वो भी लिखना है। कट का क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये भी आपको होमवर्क है। आपके घर में पेपर आता है, उस पेपर से खेल समाचार पेपर में जाइएगा और उसमें आपको जो भी पसंद चीज है उस समाचार पत्र में उसके बारे में आपको लिखना है। में आगे मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हार प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन या प्रकाशित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा के सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के लिए सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। ये आपको खुद अपना स्कूल में फ्रेंड्स लोग के साथ ग्रुप बना करके आपको कमेंट्री करना है। ये खुद भी आपके लिए होमवर्क है। डायरी का प्रारंभ, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ हो या जो उन्होंने देखा, उन्हें ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहलाता है। कुछ भी अगर कुछ भी बात मन में आ रहा है तो वो आप डायरी में लिख सकते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपको अपने मन की बात को डायरी में लिखना है तो सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, जैसे मन में आए ख्याल वैसे ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। इसमें आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप जहां भी लिखना चाहते हैं उस माध्यम में लिख सकते हैं। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मंच में कंप्यूटर दे दिया जाएगा जिसमें पासवर्ड रहता है, उसमें वो डायरी लिखते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। कुछ भी दिन भर में कुछ भी लिख सकते हैं जब भी आपका मन करे। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार और कुछ आप जाइए प्रतिदिन एवरीडे, ऐसा नहीं कि आज लिखे कल नहीं, कुछ भी लिखे जो भी आपके मन में हो। आगे कहता है शब्दों या वाक्यों की कोई कमी नहीं है, चाहो तो 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ, आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। आपको जो भी आए, लेकिन एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप अपने बारे में किसी के बारे में जो भी सोचते हैं वो आपको बताना है। आज की पहेली, यहाँ देखिए इसलिए दिया हुआ है। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सी खिलाड़ी द्वारा गोल किया गया है। देखिए यहाँ पिक्चर में
ये पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में तीनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इसमें से बताना है कि गोल कौन किया है। अब आप दिमाग लगाइए और बताइए कि गोल कौन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झरोके से आपने हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम डांडी या गोथा, जैसे हम लोग खेलते हैं उस तरह से ये डांडी या गोथा खेलेंगे। डांडी या गोथा यह भीलाला बच्चे का खेल है। ये डांडी जो है या गोथा, भील और भीलाला जो होते हैं उनके बच्चे खेलते हैं। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। मतलब इसका अर्थ होता है खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे खेल हॉकी जैसा है। ये जो डांडी गोथा है वो हॉकी के जैसा रिलेटेड करके खेला जाता है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भीलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है या बांस की बनी होती है। हॉकी से अलग होता है थोड़ा सा, और ये जो बम्बू होता है बांस का बना हुआ होता है, ये जो इनका स्टिक डंडा होता है जो। आगे चलते हैं। खेल सामग्री। पहला, बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। दूसरा, गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडिया। जो गोथा का जो स्टिक होता है ये एल के जैसा होता है, अंग्रेजी का ये एल जो अल्फाबेट लेटर है उसके जैसा होता है, मुड़ी हुई। तीसरा, राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। मतलब क्या ये लोग जब खेल खेलते हैं तो राख से खेल के मैदान जो होता है, जो मैदान है उसमें वो एक छोटा सा वृत्त बना के खेलते हैं। अभी खेला कैसे जाता है देखेंगे, कैसे खेलें। पहला, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हो। वैसे तो मतलब अधिक से अधिक कितना भी खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 खिलाड़ी होना चाहिए, कम से कम। दूसरा, टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। जो टॉस जीतेगा, जैसे अगर ये जीतेगा तो ये पहले खेलेगा फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे बाद वाला। ठीक है, ये पहले वाला, पहले जो जीतेगा टॉस, अगर टॉस करता है तब। तीसरा, गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। सपोज ये गेंद है, ठीक है, उसको छोटा वृत्त में डालेगा। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। ये जो खेल है वो दोनों पक्ष जब खेलते हैं तो इसमें बॉल को बचाया जाता है, बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर करना होता है। चौथा, दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। जो डी है उसकी तरफ खड़े होते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करें, और वो प्रयास करते हैं कि गेंद जो है वो रेखा के पार ना जाए। पांचवा, किस तरह से खेलेंगे। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी आगे 6 नंबर, बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। बाकी सब जो खेल होता है हॉकी जैसे खेलते हैं उस तरह से खेलेगा। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं होता है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि अगर उसमें तो गोल जितना करेगा वो जीत जाएगा गोल के अनुसार, लेकिन हॉकी में गोल के अनुसार, लेकिन इसमें तो कोई गोल नहीं होता, तो किस तरह से हार जीत होगा। तो देखिए किस तरह से होगा। तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाएगा। उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है, और इसलिए विजय भी। अब देखिए जो जीतेगा कब, जब गेंद अधिक से अधिक बार विरोधी पाले में जाएगा। जो अपोजिट टीम है उसके तरफ अगर पॉजिटिव टीम वाले की गेंद चला जाएगा बार बार तो वह जीत जाएगा। आगे चलते हैं। 7वां, खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना। मतलब गेंद
कभी भी मतलब उसके बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, ना रोकना, ना ही अपोजिट दल वाला रोकेगा। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट ना मारना और हवाई शॉट भी नहीं मारना है, और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं, बाकी लकड़ी से हम गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजय होता है। विशेष, यह खेल होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है, या जो गेम है वो होली जैसे ही स्टार्ट होगा उस दिन उसके पहले से खेलना शुरू कर देते हैं। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन द्वैत और गोथे, गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं, और जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन क्या किया जाता है, गेंद और डंडा सबको डाल के जला दिया जाता है और गेम खत्म कर दिया जाता है। फिर जब होली आएगा फिर होली से पहले खेलना शुरू कर देंगे। आगे, साझी समझ का, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेलिए। अब क्या कीजिएगा, एक गेम खेल लिए, कम से कम 2 टीम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक, है ना। तो आप इस गेम को खेलिएगा और समझिएगा कि कैसा लगा आपको गेम खेलकर, ठीक है। आगे, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। अब जिस तरह से डांडी या गोथा आप पढ़े, तो उसी तरह से आप अपने घर के आसपास आप अपने फ्रेंड के साथ डांडी गोथा से मिलते जुलता गेम आप खेले होंगे, तो उसका अनुभव आप लिखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कीजिएगा। आगे, खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। देखिए, इस तरह से QR कोड स्कैनर होता है। आप इस स्कैनर पे कैमरा से स्कैन कीजिएगा और जितने यहाँ पे लिखा हुआ है उस सबको स्कैन करके इसको पढ़िएगा। जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के हैं, प्रेरक कथाएं हैं। ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे, पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। अब हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। ओलंपिक में दौड़ होता है, तो 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। वो जो 9 को 9 थे, सभी में कुछ न कुछ मतलब जो बॉडी से रिलेटेड जो दिक्कत होती है, मतलब विकलांग थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उसमें जितने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जितने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर सभी दौड़ना शुरू कर दिया। बस एक छोटा सा लड़का था, वो रुका हुआ था। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। तब छोटा लड़का क्या हुआ कि वो दौड़ने की कोशिश किया, तब तक वो लड़खड़ा गया और गिर गया। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे। कोई भी रोने लगता है तो क्या हुआ, जो देखने लगता है। तो जितना सारा पार्टिसिपेट किए हुए थे, सभी लोग दौड़ को छोड़कर वो देखने गए क्या हुआ, क्यों रो रहा है। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है। वो जो लड़का था उसमें ऐसा विकलांगता था क्योंकि बॉडी ग्रोथ होता ही नहीं था, और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। जब भी किसी के बॉडी में दिक्कत होता है तो उसका बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो इसी तरह से इसका एक विकलांगता था कि उसका बॉडी ग्रोथ नहीं होता था, इसीलिए उसका बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। फिर तो सारे बच्चे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। फिर क्या हुआ, जितने 9 सारे लड़के थे सभी मिलके एक यूनिटी बना के सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ते चले गए और दौड़ लगाना शुरू कर दिया, और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। और क्या हुआ, इसमें से कोई भी 9 में से कोई नहीं कि आगे पीछे दौड़ेगा, सब भी एक साथ दौड़ा और एक साथ लाइन रेखा के पास पहुंच गया।
दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। जो ऑडियंस थी, ऐसा गेम वो होता है इस तरह का, देखते रह गए इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं। इस क्वेश्चन के साथ कि इसमें से कोई हारा जीता है नहीं है, सबके साथ जीता है। इसमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सके, तो जीतने वाले 9 थे, 9 को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला और जो जज थे वो सभी को जो स्वर्ण पदक होता है वो अवार्ड के रूप में उसे दिया। उस दिन मित्रता का एक अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और इस दृश्य को देख करके सभी लोग क्लैपिंग करने लगे और सभी लोग खुश थे कि ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर एक पीछे रुक गया हो तो उसे आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेस करना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हो, नहीं तो सब मिल करके उसे ढाढ़स बनाकर अंतिम लाइन तक ले गया। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हमें एक साथ अगर कोई गेम खेलते हैं तो उसको जीतने के लिए सभी का साथ देना जरूरी है। गेम एक इंसान से नहीं बल्कि सभी के साथ से जीता जा सकता है। तो ये चैप्टर हम लोग देखिए पूरे अच्छे से हम लोग पढ़े, अच्छे से हम लोग पूरा हम लोग कर दिए प्रश्न उत्तर और ये रीडिंग हम लोग किए थे इसका पूरा। तो ये चैप्टर हो गया है समाप्त, पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसको हम अच्छे से पढ़े, रीडिंग किए और प्रश्न उत्तर भी पहला भाग में रीडिंग किए, दूसरे भाग में हम लोग प्रश्न उत्तर को पूरे अच्छे से हल किए। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, या अगर आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक मुझसे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारी मल्हार पुस्तक के अगले पाठ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।